नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में अवेयरनेस तो बढ़ रही है लेकिन कंसर्न्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। बात होगी कैंसर के बारे में, जिसके केसेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साल 2024 में भारत में कैंसर के 15 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो साल दर साल बढ़ते नज़र आ रहे हैं और ग्लोबली भी सिचुएशन सीरियस है। तो आज इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकिता पटेल, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी, जिन्होंने अपने काम से भारत को ग्लोबल ऑन्कोलॉजी मैप पर एक स्ट्रॉन्ग पहचान दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर पटेल को एक ही दिन में 175 कैंसर पेशेंट्स को एडवांस्ड रेडिएशन थेरेपी देने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है। इसके साथ साथ उनके डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को रिहैबिलिटेशन ने भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक दिन में 104 पेशेंट्स को ट्रीट करके एक प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अंकिता, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू गीतांजलि। तो डॉक्टर अंकिता, बेसिक से शुरुआत करते हैं। कैंसर आखिर होता क्या है और ये हमारी बॉडी में कैसे डेवलप होता है? कैंसर जब हमारे शरीर की जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं समझाना चाहूँगी, हमारा जो शरीर है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। मुंह का सेल अलग होगा, हाथ का सेल अलग होगा, ब्लड सेल्स अलग होते हैं, लंग का सेल अलग होगा। सभी सेल का अपना एक काम होता है, वो बनते हैं, अपना काम करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर डेथ हो जाती है। बट अगर कभी कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया कि वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगे और उसके बाद और म्यूटेशंस बढ़े, जिसकी वजह से वो अगल बगल ऑर्गन्स में इन्फिल्ट्रेट करा, शरीर के दूसरे पार्ट में फैला, तो ये जो म्यूटेशंस की वजह से सेल के नेचर में चेंज हो जाता है, इसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर कहीं बाहर से नहीं आता, बाहर के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके टोबैको है, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर करने वाले तत्व होते हैं। अल्कोहल लिया है या पोल्यूशन है, बहुत सारे केमिकल्स हम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को इरिटेट करते रहते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, अगर ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। तो कुछ भी एक्सटर्नल या इंटरनल एजेंट अगर आपके शरीर के इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं, नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल कर देते हैं और वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगता है, तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। और हमारा शरीर बहुत अच्छे से बना हुआ है, सेल्स नॉर्मली भी डिवाइड करते हैं, उसमें गलतियां होती हैं, म्यूटेशंस होते हैं, बट रिपेयर एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये गलतियां ठीक हो जाती हैं। जब गलतियां बढ़ जाती हैं और रिपेयर एंजाइम्स या जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है ये अच्छे से काम नहीं करता, फिर वो सेल एबनॉर्मल तरीके से बढ़ता है और म्यूटेशन एब्जॉर्ब करता है और वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं यही जानना चाह रही थी डॉक्टर अंकिता कि कैंसर के अगर टाइप्स की हम बात करें तो मेजर टाइप्स कौन से होते हैं और कौन से ऑर्गन्स इनसे सबसे ज़्यादा कॉमनली इफेक्ट होते हैं? तो जैसे मैंने बोला कि हमारे शरीर में जितने तरह के सेल्स हैं उतने तरीके का कैंसर हो सकता है। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो 85% कार्सिनोमाज होते हैं, जो कि एपिथेलियल लाइनिंग से होते हैं। तो आप मुंह के कैंसर की बात करेंगे, बक्कल म्यूकोजा या मुंह में कोई भी कैंसर, वो एपिथेलियल कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोलन की लाइनिंग हो सकती है, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो सकती है, लंग की लाइनिंग होती है। तो बेसिकली ये दो तरीके का होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा। इसके अलावा जो हमारे बोन हो गए, मसल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, उनके जब कैंसर होता है तो उसको हम सार्कोमास कहते हैं। इसके अलावा लिम्फोमास और ल्यूकीमियाज, ये ब्लड सेल्स के कैंसर होते हैं। तो ब्रॉडली ये 3 डिवीजन है। इसके अलावा हम डिवाइड करते हैं कि ओरिजिन कहाँ से है। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, जितने तरीके के सेल्स होते हैं उतने तरीके का कैंसर हो सकता है। और अगर हम कॉमन कैंसर्स की बात करें तो मेल और फीमेल में मैं बताना चाहूँगी इंडियन पर्सपेक्टिव में। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, जीआई कैंसर, ये कॉमन कैंसर्स हैं। और अगर हम मेल्स की बात करें तो ओरल कैविटी कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर्स, ये कुछ कॉमन कैंसर्स हैं। तो डॉक्टर पटेल, क्या कैंसर जेनेटिक होता है? क्या ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बताती हूँ। काफ़ी बार पेशेंट आते हैं, स्पेशली अगर फीमेल हैं, तो काफ़ी बार उनका यही होता है कि मैडम मेरी बेटियां हैं, तो क्या अगर मुझे कैंसर हुआ है तो क्या इनको कैंसर हो सकता है? तो ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। तो 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगी। पहली चीज़ कि आप सिर्फ 5 to 10% कैंसर्स जो होते हैं वो जेनेटिक कैंसर होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है।
मैक्सिमम कैंसर जो होते हैं वो सोमैटिक होते हैं, मतलब ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आपने कैंसर एक्वायर किया है ड्यू टू मे बी योर लाइफ स्टाइल, मे बी ड्यू टू पोल्यूशन या मे बी वायरस। तो ये कैंसर जो है कभी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। जो मैंने 5 to 10 बोला, ये जर्म लाइन म्यूटेशन की वजह से होता है जो हर जनरेशन में पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक म्यूटेशन की बात करें, ब्रेका म्यूटेशन, BRCA1 BRCA2, तो अगर किसी फैमिली में ये अगर म्यूटेशन रन कर रहा है तो उसमें फीमेल्स में ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ना केवल फीमेल्स, मेल्स में भी प्रोस्टेट, पैंक्रियास और मेल ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से लिंच सिंड्रोम होता है। अगर किसी की फैमिली में लिंच सिंड्रोम है पॉजिटिव, तो उनमें कोलोरेक्टल कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि इसको डिटेक्ट कैसे करें। तो अगर कैंसर यंग एज में हो रहा है या एक ही फैमिली में मल्टीपल लोगों को कैंसर हो रहा है, या फिर बहुत यंग एज में अगर कैंसर हो रहा है, या बहुत रेयर टाइप का कैंसर है, तो ये कुछ क्लिनिकल हिंट्स होते हैं जहाँ पे हमें क्लिनिशियन को अलर्ट होना पड़ता है कि इस फैमिली को जेनेटिक काउंसलिंग करानी चाहिए और जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास, हमें पता होगा कि ठीक है इस फैमिली में जेनेटिक कैंसर है, तो पहले तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर स्क्रीनिंग और प्रिवेंटिव मेजर से। और दूसरी चीज़ है कि इन जेनेटिक म्यूटेशंस के अगेंस्ट अब बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई है। तो अगर किसी को कैंसर डेवलप भी हो गया और म्यूटेशन की वजह से, तो हम उसके अगेंस्ट मेडिसिन या टारगेटेड थेरेपीज देके हम और बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। ऑलराइट, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किन लोगों को कैंसर होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? अगर कोई जिंदा है, आपके अंदर डिवाइडिंग सेल है, तो कैंसर किसी को भी हो सकता है। अगर आप टोबैको का यूज़ करते हैं, इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 30% कैंसर टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और टोबैको के साथ कर रहे हैं, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। अगर आपकी एज बढ़ रही है, 50 साल 60 साल के ऊपर है, तो वैसे भी बॉडी में जो म्यूटेशंस हो रहे हैं उनसे लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अगर आपकी एज बढ़ रही है तो कैंसर होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर कोई ओबीज है, फैट है, तो उनमें कुछ कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया या एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत पोल्यूटेड जगह पे रहते हो, जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा ले रहे हो, उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिनका डाइट बहुत पुअर है या जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, रेड मीट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और प्लस जैसा मैंने बताया जेनेटिक, अगर किसी की फैमिली में कोई जेनेटिक म्यूटेशन रन कर रहा है तो उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन आजकल डॉक्टर अंकिता हम देख रहे हैं कि लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर हमें बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत केसेस ऐसे सामने आते हैं, तो आपके हिसाब से उसकी क्या वजह है? तो येस, यू आर राइट, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है पास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी बढ़ गए हैं। तो डेफिनेटली इंसिडेंस तो बढ़ा है। मेजर कारण है हमारी लाइफस्टाइल, लेट चाइल्ड बर्थ या नो चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, ये अपने आप में एक कारण है। ओबेसिटी अपने आप में एक कारण है। अगर कोई फैटी फीमेल है तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है, आपका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, सर्कैडियन रिदम के अगेंस्ट आप सो रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल या टोबैको का कंजम्पशन अगर कर रहे हैं, तो ना केवल ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी कैंसर हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अब अवेयरनेस बढ़ गई है। अब हमारे पास केसेस आ रहे हैं, पहले रजिस्ट्री ही नहीं होती थी। कितने कैंसर पेशेंट है, पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव हॉस्पिटल बेस्ड और पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज नहीं होती थी, तो हमें जो नंबर दिखता था वो एक्चुअल नंबर कम होता है, मतलब जो दिखता है वो एक्चुअली कम होता था, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग होती थी। अब क्या है, बेटर डायग्नोस्टिक टूल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, पेशेंट अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, सोशल मीडिया की वजह से उनको अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, डिटेक्ट जल्दी हो रहे हैं, ट्रीट हो रहे हैं, तो इसलिए नंबर्स भी ज़्यादा अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इंसिडेंस बढ़ा है ड्यू टू लाइफस्टाइल एंड अदर फैक्टर्स, प्लस पेशेंट इज नाउ रिपोर्टिंग टू हॉस्पिटल विच इज़ नाउ रजिस्टर्ड, तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ केसेस वैसे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि हमारी फैमिली में जैसे हम डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हेल्थ शुड बी वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम बात करें। हमारे घर में फीमेल्स अभी भी अगर ब्रेस्ट या अगर सर्वाइकल कोई डिस्चार्ज हो रहा है या ब्रेस्ट लंप है, शायद वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती है फैमिली में डिस्कस करने के लिए, तो इस वजह से वो काफ़ी लेट डिटेक्ट। मैं आपको बता रही हूँ, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर क्यूरेबल कैंसर्स है, बट
और ये स्क्रीनेबल है। अगर आप स्क्रीनिंग करते हो तो स्टेज 0 में पता चल जाता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो 100% क्योर भी हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट हमारे पास काफ़ी बार लेट स्टेज में आते हैं जस्ट बिकॉज की कम्युनिकेशन गैप है, पहला। दूसरी चीज़ है कि राइट समय पे राइट जगह नहीं पहुंच पाते हैं। पहले सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, खुद से दवा लेके खाएंगे, नहीं आराम मिलेगा तो कहीं दिखाएंगे, फिर अब मल्टीपल ओपिनियंस लेंगे। तो अगर कहीं भी किसी को डाउट होता है कैंसर का, अगर कहीं भी लगता है कि कहीं मुझे है तो नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप कैंसर हॉस्पिटल में सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए जाएं। अगर आपको डाउट होता है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए भी आपको सही जगह सही समय पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रेफरल डिले होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कैंसर हो गया अब तो बहुत खर्चा हो जाएगा। ये एक एम्बेडेड थॉट है जो अभी हमें सोसाइटी से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत सारे फाइनेंशियल एड्स आ गए हैं। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो ठीक भी हो सकता है, कम खर्चे में ठीक हो सकता है, कम मोडालिटीज़ के साथ ठीक हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस हर घर में पहुँचे और हेल्थ के बारे में हम डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन दोनों मेल मेंबर और फीमेल मेंबर आराम से बैठ के बातें करें, ताकि अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है, स्पेशली अगर इंटीमेट एरिया में दिक्कत हो रही है, तो ये हिडन ना रहे और वो तकलीफ छोटे से बड़ा ना हो। राइट, यानी फैमिलीज़ को अपनी जो फीमेल्स हैं फैमिली में उन्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहिए ताकि वो ओपनली ये चीज़ डिस्कस कर सकें अगर उन्हें लगता है कि कोई दिक्कत है। लेकिन अभी आपने डॉक्टर अंकिता, आपने अभी स्टेज 0 मेंशन किया था। मैं जानना चाहती हूँ कैंसर में स्टेज 0 भी होता है और इस स्टेज में क्या पता चलता है, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है? मैंने स्टेज 0 इसलिए बोला क्योंकि ये मैं जनरल पब्लिक के लिए बोली थी। नॉर्मली हम इसे प्री मेलिग्नेंट कंडीशन कहते हैं। तो ये वो स्टेज है कैंसर का जब कैंसर बहुत छोटा है और उसने अपने मेम्ब्रेन को भी ब्रीच नहीं किया है, ना उसकी फैलने की क्षमता है, ना उसकी दूसरे ऑर्गन में इन्वेड करने की क्षमता है। तो ये बहुत सेफ स्टेज होता है और ये स्क्रीनिंग के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट में मेमोग्राफी हो गया और सर्वाइकल कैंसर में पैप्समियर हो गया, तो इस छोटे से टेस्ट से ये बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और 100% क्यूरेबल है। राइट, तो स्टेज 0 में भी पता लगाया जा सकता है जो कॉमन कैंसर्स हैं उनके बारे में। लेकिन हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 पर ही डिटेक्ट होते हैं, तो ऐसा क्यों है? स्टेज 3 और 4 पे इसलिए डिटेक्ट होते हैं क्योंकि पहले मैं बेसिक से बताऊंगी। मान लीजिए कोई ट्यूमर 1 सेंटीमीटर का है, तो वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर से दिख रहा है, वो एक्चुअली 1 बिलियन सेल्स है। तो वो अब कितने महीनों से ग्रो करके उस 1 सेंटीमीटर के साइज का हुआ है। 1 सेल से 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। 100 सेल अगर बन गए तो 100 से 200 बनने में टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा अगर सेल बड़ा हो रहा है तो ब्लीड भी कर सकता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो नेक्रोस होने लगता है, तो पेशेंट को क्या सिम्टम आएगा? गंदा पानी डिस्चार्ज हो रहा है, बदबू आ रही है, या जब रिलेशनशिप में है या तो उस समय संबंध के बाद ब्लीडिंग हो रही है। तो बेसिकली फ्रिक्शन और इरोजन की वजह से होता है। तो कैंसर जब बढ़ता है तो प्रेशर हो गया, दूसरा फ्रिक्शन की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है, और तीसरा क्या, तो उससे कुछ इंटरल्यूकिन्स निकलते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे पेन होता है। तो मेरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो सकता है? आवाज़ में बदलाव हो रही है, अगर आपको लिम्फ नोड, जिसे हम आम भाषा में गिल्टी बनना कहते हैं, वो गले में अगर दिख रहा है, या मुंह में कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, पेन नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घाव भर नहीं रहा है। इसके अलावा ब्रेस्ट में अगर कोई लंप है या गांठ है, स्पेशली जब वो पेन नहीं कर रहा है, पेन इज नॉट द इनिशियल सिम्टम ऑफ कैंसर, ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी लंप है, बगली में लंप है, या इसके अलावा अगर पेशाब से खून आ रहा है, या स्टूल के रास्ते से खून आ रहा है, या विजाइना के रास्ते से खून आ रहा है, क्योंकि यहाँ से खून नहीं आना चाहिए, या इसके अलावा भी कुछ आपकी बॉडी में चेंज हो रहा है, तो दैट कैन बी इनिशियल सिम्टम। प्लीज इसको इग्नोर ना करें, अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाके दिखाएं, बट घर पे बैठ के सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये मैं सिर्फ कैंसर के लिए नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल किसी को डायबिटीज है उसको इग्नोर किए, बट डायबिटीज क्या है, ये आपका एम्पुटेशन तक ले जाता है, पैर खराब कर देता है, आइज खराब कर देता है। इसी तरह हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल रहेगा, स्ट्रोक होगा। तो किसी भी बीमारी को छोड़ दीजिए, मत ट्रीट करिए, दैट कैन बी लीदल, वो जानलेवा हो सकता है। तो इसीलिए अपने शरीर को पहचानें, किसी से भी प्यार करने से पहले अपने शरीर को प्यार करें, अपने आप को अहमियत दें, और अगर अपने शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ डॉक्टर से मिलें, उनको दिखाएं और अपना इलाज कराएं।
बिल्कुल, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर अंकिता, बहुत सारे मिथ्स भी हैं कैंसर से जुड़े। बहुत लोग मानते हैं कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है या कैंसर कंटेजियस होता है या मोबाइल यूज़ से भी कैंसर हो सकता है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना मिथ है और कितना फैक्ट है? एक एक पे आऊंगी मैं। पहले बायोप्सी से कैंसर फैलता है, किसी भी ट्रायल में कहीं भी ये प्रूव नहीं हो पाया है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें कैंसर फैल सकता है। मान लीजिए आपने प्रॉपर टेक्निक से अगर बायोप्सी नहीं हुई, मान लीजिए कि मुंह का कैंसर है, अंदर से बायोप्सी होनी चाहिए, आपने बाहर से अगर किया है, ठीक है, तो काफ़ी बार यहाँ पे घाव बढ़ सकता है, तो बायोप्सी नहीं करना चाहिए। तो हमेशा बायोप्सी एक हाई वॉल्यूम सेंटर से, जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट हो, जो भी कर रहे हो बायोप्सी, वो एक्सपीरियंस्ड हो, उनसे ही कराना चाहिए। दूसरी चीज़, पेशेंट 10 सेंटीमीटर का गांठ लेके आएंगे, बायोप्सी हो गई, इसमें कैंसर आ गया, उनको ये लगेगा अब आज ही कैंसर हुआ है, आज ही, फिर वो उस पेपर को लेके डॉक्टर शॉपिंग, हॉस्पिटल हॉपिंग करना शुरू कर देंगे, जो उसमें समय बर्बाद किया जाता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं बायोप्सी प्रूवन 4 मंथ्स बैक, लेके आए 4 महीने बाद, तो ये बायोप्सी की वजह से नहीं बढ़ा है, ये जो डिले हुआ है उसकी वजह से कैंसर बढ़ा है। लेकिन जो कल्प्रिट बनता है वो बायोप्सी, क्योंकि किसी ना किसी को तो एक ब्लेम गेम करना ही है। तो बायोप्सी की वजह से कैंसर फैला है, तो बायोप्सी की वजह से नहीं फैलता है, डिले की वजह से और कभी कभी रॉन्ग टेक्निक की वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा फैक्टर है डिले। दूसरा जो आपने बोला था कि कैंसर जो है वो कंटेजियस, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके शरीर का सेल वो आपका है, वो बाहर जाके सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कैंसर इज नॉट एट ऑल कंटेजियस। अभी तक जितने कैंसर्स पे रिसर्च हुआ है, कोई भी कैंसर कंटेजियस नहीं पाया गया है। दूसरी चीज़, आपने मोबाइल की बात की, तो मोबाइल फ़ोन वैसे भी लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। स्टडीज़ हो रही है, जो बड़ी स्टडीज़ हुई हैं उसमें अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है, क्योंकि ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, इससे कैंसर नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं इस सवाल पे हमेशा लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ नेचर के पास रहिए और टेक्नोलॉजी को उतना यूज़ करिए जितनी ज़रूरत है। मोबाइल, हैवी मोबाइल यूज़र्स में रिस्क हो सकता है, कोशिश करें दूर से बात करें, वायर्ड ईयरपीस लेके बात करें, और कोशिश करें कम से कम रेडिएशन से एक्सपोज हो, बी इट नॉन आयनाइजिंग ऑल्सो, क्योंकि वी नेवर नो 10 साल बाद क्या इफेक्ट आने वाला है। ये मुझे ऐसे लगता है, और मैं ये हमेशा यही बोलती हूँ कि हमेशा मोबाइल का लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंकिता, आजकल तो हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है, हम घंटों लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं और डेस्क पर ही बैठे रहते हैं। ऐसे में आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से आइडियल लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए कैंसर से बचने के लिए? पहले तो हमें अपने फूड को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम प्रोसेस चीज़ों को कंज्यूम करें, कोशिश करें जितना फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम कंज्यूम कर सकें, और रेड मीट या प्रोसेस्ड फूड को कम से कम, जो पैकेज्ड फूड होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है, वो चीज़ें अवॉइड करें। दूसरी चीज़ कि अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ी देर बाद थोड़ा सा हॉल्ट लेके वॉक कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ आपके ये कैंसर के रिस्क से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली आपके स्पाइन और एक नॉर्मल पॉस्चर के लिए और स्पाइन बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोबाइल आप बात भी कर रहे हो तो कोशिश करो स्पीकर पे या हैंड्स फ्री जैसे होता है वो करो। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जिनका स्कल बहुत डेलिकेट होता है, कोशिश करें उन्हें मोबाइल से दूर रखें। सो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू कैंसर ओनली, बट ये इन जनरल हर डॉक्टर सबसे बताते हैं, तो ये बेसिकली मोबाइल से रिलेटेड हो गया। इन जनरल फिजिकल एक्टिविटी कोशिश करें 150 मिनट्स पर वीक, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, ज़रूरी नहीं कि आप दौड़े ही, आप ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, थोड़ा पसीना आना चाहिए, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, कार्डियो करना, मतलब एनी फॉर्म। सो यू स्टार्ट विद एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हम पहले ही सोचे कि हम जाके वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे, तो प्रैक्टिकली, टेक्निकली और थियोरेटिकली करना चाहिए, येस, बट काफ़ी बार प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो एटलीस्ट यू स्टार्ट विथ समथिंग मिनिमल। तो ये हो गया फिजिकल हो गया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम सभी को पता है, जो हर पैकेट पे लिखा होता है, तंबाकू का प्रयोग ना करें, बिल्कुल शुरू ना करें, और अगर आपने शुरू भी किया तो उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। तो टोबैको और अल्कोहल का कंजप्शन ना के बराबर होना चाहिए। आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप 10 साल से स्मोक कर रहे हो या हो सकता है आपने 1 साल से शुरू किया,
हर समय सही होता है उससे एडिक्शन को अपना रोकने का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, क्योंकि 30% ऑफ कैंसर जो हैं ये अल्कोहल और टोबैको की वजह से होता है। 2 कैंसर्स हैं जिसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। एक है सर्वाइकल कैंसर HPV वैक्सीन, जो कि ना सिर्फ सर्वाइकल कैंसर बट वजाइना, वल्वा, एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर और ओरोफेरिंजियल कैंसर से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जो कि लिवर कैंसर कॉज करता है, इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन। तो ये 2 कैंसर्स ऐसे हैं जो कि वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीनिंग। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट स्क्रीनिंग इन प्रैक्टिस है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया। ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी है, सर्वाइकल में पैप स्मीयर है, तो ये ज़रूर कराना चाहिए। 40 to 60% कैंसर्स हमारे लाइफस्टाइल, हमारे डाइट, हमारे वेट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। तो अगर हम 40 to 60% कैंसर का रिस्क अगर हम सोसाइटी में रिड्यूस कर सकते हैं तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर होगा। डॉक्टर अंकिता, अभी आपने ना वैक्सीन्स की भी बात की थी, HPV की वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस बी की हो गई, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये वाकई में कैंसर प्रिवेंशन के लिए इफ़ेक्टिव हैं और ये इन्हें कब लगवाना चाहिए? तो पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले मैं उसकी बात करूँगी, HPV वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर 98 to 99% HPV वायरस की वजह से होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। और इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो हर साल 1.5 लाख के ऊपर सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स डिटेक्ट होते हैं, जिसमें और हर साल 60 to 75,000 पेशेंट्स की डेथ होती है। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये वैक्सीन इज़ हाईली इफेक्टिव। द बेस्ट एज वैक्सीन को लगाने का है 9 to 14 ईयर्स, जिसमें ये 2 डोजेज में लगता है। अगर मान लीजिए बच्चों को नहीं लगा है तो 26 ईयर्स तक भी ये वैक्सीन लग सकता है एंड 3 डोजेस। उसके ऊपर 36 to 45 ईयर्स एज तक भी लग सकता है 3 डोजेज में, आफ्टर डिस्कशन विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट। और ये भी मैं बताना चाहूँगी, ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, वेजाइनल, वल्वा, पिनाइल, एनल कैनाल और ओरोफेरिंजियल कैंसर मतलब मुंह के कैंसर से भी बचाता है। और ये सिर्फ ना केवल फीमेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड में भी लगना चाहिए, तो ये बहुत प्रिवेंटिव होता है। फिर आते हैं हम हेपेटाइटिस वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर कैंसर होता है। तो नॉर्मली तो हमारे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में ही होता है, बट अगर नहीं लगाया तो 50 ईयर्स की एज तक 3 डोजेज में लगाया जा सकता है। उसके ऊपर अगर हाई रिस्क फैक्टर है तो उसमें लगाया जा सकता है आफ्टर डिस्कशन विद क्लिनिशियंस। ऑल राइट, लेकिन आज की डेट में अगर हम ट्रीटमेंट पर बात करें तो डॉक्टर अंकिता हमें बताइए कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर्जरी हम सुनते हैं, कीमो सुनते हैं, रेडिएशन सुनते हैं, तो इनके बारे में हमें बताइए। और साथ ही ये कैसे डिसाइड होता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है? तो मैं नॉर्मली पेशेंट को बताती हूँ, आपका ट्रीटमेंट के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है डायग्नोसिस। यूजुअली पेशेंट क्या होता है, उस डायग्नोसिस बनने में ही 2 महीने 3 महीने वेस्ट कर देते हैं। तो मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि सबसे पहले आप डायग्नोसिस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। बायोप्सी हो गए, स्कैन्स हो गए, आगे जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है वो सारा चीज़ कराइए, जिसको हार्डली करने में 5 से 7 दिन लगते हैं। 5 से 7 दिन आपको ये पता होगा कि कौन सा कैंसर है, किस वेराइटी का कैंसर है, पेशेंट की क्या स्टेटस है और क्या स्टेज ऑफ डिजीज़ है। फिर हम प्लान कर सकते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या करना है। तो डायग्नोसिस एक बार बन गई, स्टेज बन गया, वैरायटी पता चल गई, उसके बाद फिर हम प्लान करते हैं ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूंगी। तो ब्रेस्ट कैंसर अगर हमें पता है एडिनोकार्सिनोमा है, उसके बाद भी हार्मोन पॉजिटिव हो सकता है, हार्मोन नेगेटिव हो सकता है, HER2 पॉजिटिव हो सकता है, TNBC ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। हर कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊंगी, काफ़ी बार ऐसा होता है पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, नॉट ओनली फॉर कैंसर, इन जनरल गॉल ब्लैडर निकल गया, यूट्रस निकल गया, कभी भी आपके शरीर से कोई भी भाग अगर निकल रहा है, प्लीज़ उसे हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी के लिए ज़रूर भेजें, ताकि ये पता चल जाए कि वो उसमें कैंसर तो नहीं था। अगर कैंसर नहीं है, कुछ नहीं करना है, कीप योरसेल्फ ऑन फॉलो अप, बट अगर कैंसर निकल के आया तो ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा। डॉक्टर अंकिता, क्या स्टेज 4 कैंसर में भी ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकता है और क्या अर्ली डिटेक्शन से कैंसर कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है? ओके, तो ये 2 डिस्टिंक्ट सवाल हैं। पहला मैं बताऊंगी अर्ली डिटेक्शन। तो यस, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो कैंसर क्यूरेबल होता है, ठीक हो सकता है। और अगर मान लीजिए आपका घर है, उसमें दीमक एक जगह छोटी जगह लगा है, तो शायद कम पैसे में, कम इंटरवेंशन से वो ठीक हो जाए, राइट। पूरे घर में दीमक लगा है
तो आप कभी नहीं बोल सकते हो कि हम 100% हटा देंगे, कहीं ना कहीं नुकसान होना ही होना है। तो क्वेश्चन 1, यस, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो क्योर पॉसिबल है। अगर स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है तो आपने बोला कि क्या इफेक्टिव है, यस इफेक्टिव है। अब उसमें हम पेशेंट को क्योर की गारंटी नहीं देते हैं, हम ये बोलते हैं कि पहले पेशेंट देखा जाएगा, कितना फैला है, पेशेंट का जनरल स्टेटस क्या है, पेशेंट चल के आए हैं या स्ट्रेचर पे, 2 अलग पेशेंट होंगे। सेम स्टेज पे एक पेशेंट बहुत कमज़ोर होंगे, एक पेशेंट ठीक ठाक होंगे, ट्रीटमेंट टॉलरेट करने लायक होंगे। प्लस जो आपको कैंसर है उसके अगेंस्ट प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं, इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद फिर हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। और स्टेज 4 में मैं बहुत शुगर कोटेड बात नहीं करूँगी, 100% क्योर की पॉसिबिलिटी यूजुअली बहुत 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 कम होती है। कुछ कैंसर्स होते हैं जो एडवांस स्टेज में भी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि थायराइड कैंसर हो गया, लिम्फोमास में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बट मैक्सिमम कैंसर ऐसे होते हैं जो स्टेज 4 का मतलब मल्टी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर चुके हैं। तो कितना हम कंट्रोल कर पाएंगे वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि बहुत टारगेटेड थेरेपीज़ आ गया है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर मैंने बोला HER2 पॉजिटिव, उसका टारगेटेड थेरेपी बहुत अच्छा है। स्टेज 4 में भी पेशेंट को 4 to 5 ईयर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है आप कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, अपनी पूरी रिपोर्ट की एनालिसिस कराएं, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल, दिस इज़ हाईली पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड हाईली पर्सनलाइज्ड प्रोग्नोसिस। ओके तो अभी आपने जैसे मेडिकेशन की बात करी थी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आयुर्वेदा और होम्योपैथी जैसी जो ये नेचुरल थेरेपीज़ होती हैं, इनका कैंसर पे कोई इफ़ेक्ट होता है? क्या ये कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ सपोर्टिव रोल ही प्ले करते हैं? देखिए, कोई भी रैंडमाइज ट्रायल नहीं है जो ये प्रूव करे कि किसी भी स्टेज में प्रूवन कैंसर ठीक हो जाएगा। ये कहीं भी प्रूवन नहीं है, मतलब अगर डायग्नोस्ड केस ऑफ कैंसर ठीक हो जाएगा, कहीं भी प्रूवन नहीं है। ठीक है, हम लोग बिलीव करते हैं एविडेंसेस में। जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली जो मॉडर्न मेडिसिन है, हम रैंडमली किसी को कुछ नहीं देते हैं। हम लोग की गाइडलाइंस होती है, NCCN गाइडलाइंस है, ISMO गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है कि ये स्टेज है, ये बीमारी है तो ये दवा चलनी। वो गाइडलाइन ऐसे ही नहीं बना है, वो गाइडलाइन बहुत सारे पेशेंट्स पे जब वो दवा काम करती है या वो मोडालिटी काम करती है या कम साइड इफेक्ट में सेम इफेक्ट देती है, तब वो हम क्लिनिक में यूज़ करते हैं, तब वो मार्केट में आती है। योगा मेडिटेशन इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट कैंसर ठीक कर देगा, आई एम नॉट कन्विंस्ड एज ऑफ नाउ। तो यस, आप अपना फॉलो करिए डाइट, हमेशा हम लोग कभी डाइट के अगेंस्ट नहीं है, आप अच्छा खाना खाइए। मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि लाइफस्टाइल और डाइट से 40 to 60% कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए, कैंसर के दौरान अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अपना मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट छोड़ के आप कुछ और ट्रीटमेंट लें, वो आपके कैंसर को और वर्सन ही करता है। तो चांसेस नहीं लेने चाहिए बेसिकली। लेकिन आपने ना इस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान आपने मेंशन किया था कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत हो गई, क्या इनसे भी ट्रीटमेंट एक्सेसिबल हो सकता है? तो पहले मैं बताना चाहूँगी, कैंसर का ट्रीटमेंट महंगा है, ये बहुत बड़ा मिथ है। मान लीजिए मुंह का कैंसर है, ये नीचे जबड़े में छोटा कैंसर है, सर्जरी होगी, अगर छोटे में आ गए तो हो सकता है आगे रेडिएशन कीमो की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको सिर्फ सर्जरी का कॉस्ट आना है, कुछ और नहीं आना है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर है, छोटे में आ गया, बहुत छोटा, ठीक है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में आ गया, बहुत छोटे से सर्जरी से ठीक हो जाता है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अगर आपका मान लीजिए एडवांस स्टेज 3-4 भी है, रेडिएशन और कीमो लगना है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। ठीक है, बट अगर आप बीमारी बढ़ा के आएंगे, एडवांस स्टेज में आएंगे, स्टेज 4 में आएंगे, नंबर ऑफ मोडालिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगे, सर्जरी भी करना होगा, हो सकता है रेडिएशन, हो सकता है कीमो, हो सकता है टारगेटेड इम्यूनो की ज़रूरत पड़े, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मोडालिटीज़ भी ज़्यादा लगेंगे, तो हाँ डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। अब आते हैं स्कीम्स के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट से पूरी फंडिंग मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है। आयुष्मान भारत डेफिनेटली एक वरदान है, स्पेशली अंडर प्रिविलेज पेशेंट्स के लिए, जो पहले शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट कराएंगे, अभी पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। इसके अलावा TPS तो हैं ही, और मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी, अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और अगर आप मतलब
उस कैटेगरी में नहीं आते, प्लीज़ अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। और अगर कुछ भी नहीं है तो क्राउड फंडिंग, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आप अपने प्रिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स को अपलोड करेंगे तो आपको क्राउड फंडिंग के द्वारा पैसे मिल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी, जब भी आप किसी क्लिनिशियन को विजिट करें, आप एक बार उनके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में या उन डॉक्टर से ही पूछें कि इस हॉस्पिटल में हमें क्या क्या फंडिंग एड्स मिल सकता है। हो सकता है आपने सोचा भी ना और आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। तो बहुत ज़रूरी, कम्युनिकेट करें, जाके पूछें, और दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड। अब यहाँ डॉक्टर अंकिता, मैं जानना चाहती हूँ कि जब कोई पेशेंट होता है या उनकी फैमिली होती है, उन्हें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा ऑन्कोलॉजिस्ट या कौन सा हॉस्पिटल उनके लिए बेस्ट है? जहाँ पे आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिले, जहाँ आपका काम अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए। आप गए हो 3 महीने लाइन लगा के खड़े हो, आते हैं पेशेंट्स हमारे पास कि हमारे 3 मंथ से इन्वेस्टिगेशन ही हो रहा है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। वो उस सेंटर की हाई वॉल्यूम होने की वजह से, मतलब वहाँ की लिमिटेशन है, बट सफ़र पेशेंट करते हैं। तो जहाँ पे आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिले, जहाँ पे मल्टी मोडालिटी टीम हो, जहाँ पे आपको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, क्योंकि कैंसर किसी एक बंदा ट्रीट नहीं करता, इट्स अ टीम। जहाँ पे लेटेस्ट मोडालिटीज़ अवेलेबल हों, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अब पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ पे आपका काम जल्दी हो, और अगर जहाँ पे फंडिंग अवेलेबल हो जाती है तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से कुछ पेशेंट का ट्रीटमेंट रुक जाता है, अगर आपको फाइनेंशियल एड भी उस हॉस्पिटल में मिल जाता है, इसको फिर भी मैं 3rd या 4th कैटेगरी में रखूँगी, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो पेशेंट काफ़ी बार ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल या डॉक्टर डिसाइड करना चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर अंकिता, मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़ी आज और आपने कैंसर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट से जुड़ी इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी हमसे साझा की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू गीतांजलि। तो ध्यान रखिए कि जब बात कैंसर की आती है तो अवेयरनेस के साथ साथ टाइमली ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हाँ, साथ ही लाइफस्टाइल भी आपका सही होना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।